हेलो गाइस, तो आ गए हैं आपके पास एक बार फिर से एक नया वीडियो लेके द लिविंग वर्ल्ड। आपका छोटा चैप्टर है लेकिन इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि अच्छे से डिफाइन कर सके, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो और आप लोगों को देखने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो आ जाते हैं क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड पार्ट 1। इसके दो पार्ट्स में बनाएंगे। एक जो पार्ट हट चुका है लेकिन हम फिर भी उसको पढ़ाएंगे क्योंकि वो ज़रूरी है। कई बार पूछ लिया जाता है, वो नॉलेज के बेस के आधारित का जैसा है, इसलिए हम उसको पढ़ा देते हैं। और दूसरा पार्ट जो है एनसीईआरटी में, उसे हम और अच्छे से पढ़ाएंगे। आपके डाउट्स भी होंगे, उसे क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं, जब एनसीईआरटी में शुरुआत में आप पढ़ोगे तो आपको एक छोटा सा पैराग्राफ मिलेगा। उसमें लिखा हुआ है कि लिविंग्स, जब हम पृथ्वी पर देखेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा लिविंग थिंग्स मिलेंगी, बहुत ज़्यादा लिविंग्स देखने को मिलेंगे और अलग अलग डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। वो तो बेशक है कि तो अपनी इंडिया के अपने पूरे वो देखोगे वर्ल्ड के अंदर तो 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज़ हैं। तो ये बहुत ज़्यादा स्पीसीज़ होती है। अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन को बताया जाए तो वो यकीन नहीं करेगा कि इतनी ज़्यादा स्पीसीज़ होती हैं। तो अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर। तो लिविंग और नॉन लिविंग में क्या समानता है, पहले ये देख लेते हैं। समानता ये है कि उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता चाहिए होती है। चाहे कोई फ़ैन ले लो, चाहे कोई लिविंग ले लो, उन दोनों को चलने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। हम अपने भोजन से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, उन्हें अपन लोग विद्युत ऊर्जा देते हैं, उससे वो चलते हैं। चाहे थर्मोडायनेमिक फर्स्ट एंड सेकंड लॉ देख लो, उनसे भी देखोगे तो आप लोगों को यही चीज़ देखने की मिलेगी कि एनर्जी चाहिए होती है। फर्स्ट लॉ जैसे ऊर्जा ना बनाई जा सकती है ना ख़त्म की जा सकती है। अपने अंदर भी देखो, ऊर्जा भोजन से आती है, हीट जनरेट होती है, इक्वल टू हो जाती है। और अंतर क्या है, और सेकंड लॉ जो ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो भी अपन लोग देख सकते हैं कि सेकंड लॉ के अंदर क्या होता है कि एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, ब्रह्मांड की एंट्रोपी। सही बात है, जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी बढ़ेगी, अव्यवस्था बढ़ेगी, तो इसलिए एंट्रोपी भी बढ़ेगी। अब इनमें भिन्नताएं क्या हैं? भिन्नता है इनकी स्ट्रक्चर, इनके फंक्शंस, इनके सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ सस्टेन। अपन लोग अपने आप को बनाए रख सकते हैं, अब रेगुलेट करके रख सकते हैं। लेकिन जैसे नॉन लिविंग है, जैसे फ़ैन है, अगर ये ख़राब हो गया तो इसको ठीक कराने के लिए अगर वो मैकेनिक चाहिए होता है। लेकिन लिविंग जैसे अपन लोग हैं, अगर अपना हाथ टूट भी गया तो डॉक्टर प्लास्टर तो कर देता है, लेकिन उस प्लास्टर का काम क्या है? ताकि वो हाथ को बस बनाए रखे उस पोजीशन के ऊपर। बाकी जुड़ती तो सेल डिवाइड करती हैं और सेल आपस में ही जुड़ती हैं, उसको कोई बनाने वाला नहीं होता है। वो शरीर अपना खुद डिवाइड करके उसको बनाता है। तो यही अंतर है कि अपनी संरचना अलग है, अपनी क्रिया अलग है, अपने खुद अपने आप को रेगुलेट कर सकते हैं, जबकि जो फैन होते हैं वो अपने आप को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। तो ये कंपेरिजन हो गया कि इसमें क्या समानता थी, क्या भिन्नता थी। अब एनसीईआरटी लिखती है कि लिविंग और नॉन लिविंग को जानना, इसके दो काम हो सकते हैं। एक तो ये कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या होता है, ये तो एक टेक्निकल बात होगी कि अब हम सोचें क्या है। और एक होता है साइकोलॉजिकल या फिलोसॉफिकल बातें कि मैं धरती पे क्यों आया हूँ, मेरा पर्पज क्या है, मेरा जन्म क्यों आया है। वो अपन अगर स्टडी के हिसाब से देखें, साइंटिस्ट के हिसाब से देखें, तो दूसरे वाले की खोज में अपन लोग नहीं जाएंगे। एनसीईआरटी बोलती है कि हम लोग पहले के वाले के बारे में सोचेंगे। तो चलो आ जाते हैं, देख लेते हैं कि लिविंग क्या होते हैं। तो व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग क्या है? तो लिविंग देख सकते हो कि लिविंग अपन किसे बोलेंगे? जो एबिलिटी हो मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड वाइटल फंक्शंस, जो अपने स्ट्रक्चर और वाइटल फंक्शंस को क्या कर सके? रेगुलेट करके रख सके। स्ट्रक्चर हाँ ठीक है, वाइटल फंक्शन जैसे अपने मेटाबॉलिज्म, अपने शरीर को बनाए रखना, एनर्जी फ्लो होते रहना, ये सब वाइटल फंक्शंस है जो चलते रहते हैं। उसके अलावा जो लिविंग है उसके डिफाइनिंग कैरेक्टर्स देखेंगे तो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेलुलर कंपोजिशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, ये होते हैं। बाकी उसके एनसीईआरटी ने छोटे से पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि उसके अदर कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं जिनको आप लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे सेल्फ रेगुलेट, सेल्फ रेप्लिकेट करना, सेल्फ इवॉल्व। रेगुलेट अपने आप को बनाए रखना, रेप्लिकेट करना सेल डिवाइड करते रहना, और सेल्फ इवॉल्विंग वातावरण के हिसाब से अपने आप को इवॉल्व करते रहना और इंटरेक्ट करते रहना। वातावरण के साथ अपन को इंटरेक्ट करेंगे तभी तो इवॉल्व हो पाएंगे और इमरजेंस उद्गमन की चल फिर सकते हैं, ये वाला। तो अब मैं चाहूँगा कि व्हाट इज़ लिविंग, लिविंग के जो 5 कैरेक्टर हैं उनको समझाने से पहले आप लोग ये समझ लो कि चैप्टर से पहले एक चाचा की फ़ोटो दी गई है अर्नेस्ट मेयर की। कई बार एनटीए है उसके जज जाती है तो उस चाचा के बारे में पूछ लेता है, तो चलो हम एक बार उसके बारे में पढ़ लेते हैं। वो है अर्नेस्ट मेयर। इनके बारे में कुछ बातें हैं, पूरा पैराग्राफ है एनसीईआरटी चैप्टर शुरू होने से पहले आप देख सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ मेन पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे ट्रिपल क्राउन अवार्ड, इनको व्यापक तौर पे 3 जो पुरस्कार दिए गए थे उनको एक सम्मिलित रूप से नाम दिया गया ट्रिपल क्राउन अवार्ड। 3 ताजों की संज्ञा दी गई। ये पूछ लिया जाता है कि 3 ताजों की संज्ञा किसे दी गई, तो अर्नेस्ट मेयर को एक तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं कि 20वीं शताब्दी का डार्विन किसे कहा गया,
तो अर्नेस्ट मेयर को स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में किसने बताया? अर्नेस्ट मेयर ने। स्पीसीज टेक्सोनोमी, जाति वर्गीकरण के बारे में किसने बताया? अर्नेस्ट मेयर ने। किस हिसाब से? बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, कि स्पीसीज का बायोलॉजिकल तरीके से कॉन्सेप्ट बताया इन्होंने। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट जैसे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के आधार पर इन्होंने बताया सबसे पहले कि स्पीसीज वही है जो अपने आप को रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट रख सकती है। मतलब अपने आप को, जो दो स्पीसीज के बीच में अगर दो जीव के बीच में अगर आपस में आप क्रॉस करवा सकते हो और उससे संतति पैदा होती है और वो भी जननक्षम है, तो इसका मतलब एक ही स्पीसीज दो अलग अलग स्पीसीज नहीं है। और अगर वो आपस में क्रॉस नहीं कर, अगर संतति पैदा कर दी और अगर पैदा तो हो गई, लेकिन अगर वो जननक्षम नहीं है तो इसका मतलब वो दो अलग अलग स्पीसीज हैं, तो उससे डिफाइन कर सकते हैं। ये बताया था आप लोगों को अर्नेस्ट मेयर ने। ये पॉइंट्स हैं जो काम के हैं, बाकी पूरा पैराग्राफ भी आप पढ़ सकते हैं, पर इन्हें तो याद रख ही लेना। अब वापस आ जाते हैं अपने पॉइंट के ऊपर कि व्हाट इज लिविंग, जो मेन पार्ट है इसका कि लिविंग क्या है। तो लिविंग के बारे में एनसीईआरटी में 5 पॉइंट्स दिए गए हैं कि सबसे पहला है ग्रोथ। ग्रोथ के बारे में बताया कि जो लिविंग होता है उसको ग्रोथ करने के 2 ट्विंस कैरेक्टर होते हैं, एक तो मास और एक नंबर, ये इसके 2 ट्विंस कैरेक्टर हैं। अब ग्रोथ को एनसीईआरटी ने बोला कि सभी लिविंग ऑर्गेनिम्स ग्रो करते हैं। देखो लिविंग ऑर्गेनिम्स सभी ग्रो करते हैं, अपन ये तब बोल सकते हैं जब अपने डिफाइन कर दिया कि लिविंग है। अगर अपने डिफाइन कर दिया कि ये लिविंग है तो उसके बाद में अपन बोल देंगे कि ये ग्रोथ करेगा, ठीक है। वैसे अपन क्योंकि ग्रोथ खुद एक डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि ग्रोथ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में हो सकती है। लिविंग तो अपन देखते हैं उसके मास नंबर बढ़ सकते हैं, यहाँ तक कि नॉन लिविंग जैसे एनसीईआरटी ने दिया है गोल पत्थर, रेत के टीले, तो रेत के टीले हैं उसमें रेत जुड़ती जाएगी, नया सब्सटेंस जुड़ता जाएगा, तो उसको अपन लोग ग्रोथ बोल सकते हैं। देखो देखा जाए तो ग्रोथ इस तरह से देखोगे, डिफाइन करोगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन नहीं होगी। लेकिन मेरा मानना ये है कि कभी भी अगर डाउट आए कि ग्रोथ डिफाइनिंग कैरेक्टर है नहीं है, ग्रोथ फिर लिविंग को कैसे बताएं, तो लिविंग के अंदर ग्रोथ होती है सेल डिवीजन, सेल एलोंगेशन, सेल मैचुरेशन से। ग्रोथ को इस तरीके से मत देखना मास और नंबर के हिसाब से, क्योंकि ये तो लिविंग में भी होती है, नॉन लिविंग में होती है, लेकिन लिविंग के अंदर असली तरीके से जो ग्रोथ होती है वो होती है सेल डिवीजन, सेल एलोंगेशन, सेल मैचुरेशन। जो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है वो होती है। लेकिन एनसीईआरटी ने बोल रखा है कि ये डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी पूरा पॉइंट ऑफ व्यू देखती है और लिविंग नॉन लिविंग सबको देख के चल रही होती है। अगला पॉइंट आता है, तो अपना ग्रोथ कंप्लीट हो गया। ग्रोथ में एक और चीज़ आती है कि जो मल्टी सेलुलर जीव होते हैं, देखो स्टार्ट तो चाहिए यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, छोटा हो बड़ा हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स जीव क्यों ना हो, वो स्टार्ट करता है एक सिंगल सेल से। फिर वो इतना बड़ा कैसे बन गया? वो बड़ा बनता है उसमें डिवीजन से। तो यूनिसेलुलर जो होते हैं वो सेल डिवीजन के थ्रू, माइटोसिस के थ्रू मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट हो जाते हैं और बड़े कॉम्प्लेक्स जीव का निर्माण कर लेते हैं। तो ये अपना डिफाइनिंग कैरेक्टर हो चुका है। अब अगला आता है अपन लोग अब अपन रिप्रोडक्शन पे आ जाते हैं। रिप्रोडक्शन, हाँ रिप्रोडक्शन के बारे में अगर बात करें तो देखो रिप्रोडक्शन भी, इसको भी अपन लोग डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं बोल सकते, इसको भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि सभी रिप्रोडक्शन कर पाए ये जरूरी नहीं है। जैसे ह्यूमंस में देख लो, कई स्टेराइल ह्यूमंस मिलते हैं और वर्कर भी वो भी नहीं कर सकती, म्यूल ही नहीं, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, इसलिए इसको भी डिफाइनिंग कैरेक्टर अपन लोग नहीं कह सकते। बाकी रिप्रोडक्शन के कई सारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। क्या? एक तो दे रखा है कि फंजाई जो है, जो देखो रिप्रोडक्शन 2 तरीके से होता है, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। यूनिसेलुलर है तो मान के चलिए कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो गई। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे बर्ड, स्पोर और फ्रेगमेंटेशन, इन सब से, बाइंडर फ्यूजन, इन सब से हो सकता है। जैसे फंजाई का एग्जांपल दे रखा है कि लाखों एसेक्सुअल स्पोर बना करके वो रिप्रोडक्शन करती है। ईस्ट और हाइड्रा बडिंग द्वारा करते हैं। बडिंग, शरीर में छोटी सी बड निकलती है, वो अलग होती है, वो एक नया शरीर बना के नया ऑर्गेनिज्म बना देती है। प्लेनेरिया, फ्लैटवर्म, इसमें देखो अगर रिप्रोडक्शन ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस हैं तो यहीं से हैं कि प्लेनेरिया जो ट्रू रीजनरेशन है वो किस में पाया जाता है? प्लेनेरिया फ्लैटवर्म में। ये फ्रेगमेंटेशन के द्वारा क्या करती है? रिप्रोडक्शन करती है। और दूसरा लिख रखा है कि फंजाई फिलामेंटस एल्गी, जिसमें फिलामेंट होता है, और मॉस की जो प्रोटीनियम है वो भी फिलामेंटस होता है, इनमें भी फ्रेगमेंटेशन द्वारा। फ्रेगमेंटेशन, हाँ एक छोटा सा फ्रेगमेंट अलग होगा, वो एक नए लिविंग ऑर्गेनिज्म बना देगा, इसके द्वारा हम लोग देख सकते हैं। तो ये याद रख लेना, अलग से आपके काम आएगा। और दूसरा रिप्रोडक्शन भी अपन ने बता दिया। देखो यूनिसेलुलर अगर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें ग्रोथ होगी सेल डिवीजन द्वारा, और वही उसके रिप्रोडक्शन है। अगर संतति बनानी है तो भी सेल डिवीजन द्वारा 2 अलग अलग बना देंगे, 1 से 2 बन जाएंगे, और ग्रोथ करनी है तो भी 1 से 2 बन जाएंगे। तो इसलिए एनसीईआरटी ने कहा है कि रिप्रोडक्शन जो है, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ, ये दोनों ये आपस में एक पर्यायवाची है। किसके लिए? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए। एक तरीके से सिनोनिम्स की तरह काम में ली जाती हैं। इनको अलग से डिफाइन नहीं कर सकते यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, अपने के लिए तो कर सकते हैं।
अब बात करते हैं, तीसरा आता है सेलुलर कंपोजिशन। सेलुलर कंपोजिशन, हाँ देखो, अगर कोई भी हो लिविंग अगर है तो वो स्टार्ट करेगा सबसे पहले एक सिंगल सेल से, तो मतलब सेलुलर कंपोजिशन तो उसमें मिलेगा। तो लिविंग के अंदर सेलुलर कंपोजिशन मिलता है, इसका मतलब वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, इनमें तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, तो इसको लिविंग मानेंगे, नॉन लिविंग, तो इस हिसाब से उसको लिविंग माना। पर वो एक तरह से एक्सेप्शन है, क्योंकि वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते हुए भी लिविंग की तरह भी बिहेव करते हैं और नॉन लिविंग की तरह भी बिहेव करते हैं, इसलिए अपन लोग बोल सकते हैं वो उनका एक्सेप्शन है। बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सेलुलर कंपोजिशन के बने हुए होंगे, इसलिए इसको अपन ने डिफाइनिंग कैरेक्टर शो किया है, किसको, सेलुलर कंपोजिशन को। अगला आता है मेटाबॉलिज्म। हाँ मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिज्म जो है ये देखो एनसीईआरटी ने लिख रखा है कि मेटाबॉलिज्म बोलते किसे हैं। मेटाबॉलिज्म होता है कि जितनी भी शरीर में केमिकल रिएक्शन चल रही होती हैं उन सबको सम्मिलित रूप से मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मतलब एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म इट इज मेटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म नए निर्माण होना, कैटाबॉलिज्म टूटना। तो अणु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहते हैं, वो बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, और इसी को सम्मिलित रूप से अपन लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म, अब देखो मेटाबॉलिज्म को तो लिविंग के अंदर भी कर सकते हैं और सेल के बाहर भी, टेस्ट ट्यूब के अंदर, लैब के अंदर अपन लोग बना सकते हैं, लेकिन फिर उसे क्या लिविंग बोलेंगे? नहीं, वो ना तो लिविंग है ना नॉन लिविंग है, वो एक लिविंग थिंग भी नहीं है, मतलब कोई जीव नहीं है। अगर टेस्ट ट्यूब के अंदर बाहर अपन लोग रिएक्शन करवा रहे हैं तो लिविंग रिएक्शन बोल सकते हैं, लेकिन वो लिविंग थिंग्स नहीं है। हाँ ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर होने वाली रिएक्शन लिविंग थिंग्स है, नहीं, लिविंग रिएक्शन है। अब लिविंग रिएक्शन क्यों है? क्योंकि लिविंग की तरह चल रही है, इसलिए लिविंग रिएक्शन। देखो इसे लिविंग थिंग्स इसलिए नहीं कहा सकता क्योंकि लिविंग के अंदर यही रिएक्शन चले और एक बाहर चले, उसका इम्पैक्ट अलग पड़ता है। अगर रिएक्शन अंदर चल रही है तो बहुत सारी रिएक्शन उसके साथ कंबाइन होंगी, एक एक वो रिएक्शन नहीं चलती, एक ट्रैफिक की तरह चलती रहती है। और बाहर अगर होगी तो एक सिंगल रिएक्शन चलेगी, इसलिए लिविंग थिंग्स तो नहीं बोल सकते, एक जैविक तो नहीं बोल सकते, लेकिन जैविक रिएक्शन ज़रूर है कि उसी की तरह कार्य कर देगी अपन को। तो मेटाबॉलिज्म इसको भी डिफाइनिंग कैरेक्टर शो किया गया है कि अगर लिविंग होगा तो मेटाबॉलिज्म तो चलेगा, वरना जीवित कैसे रहेगा। अगला आता है अपना कॉन्शियसनेस। हाँ ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, पेचीदा या फिर सबसे ज़्यादा स्पष्ट अगर कोई कैरेक्टर है, डिफाइनिंग कैरेक्टर, तो वो है अपना कॉन्शियसनेस। हाँ कॉन्शियसनेस कैसे? कॉन्शियसनेस होता है कि जो भी अपन को स्टिमुलस मिलते हैं, चाहे वो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, कैसे भी हो सकते हैं, इन्वायरमेंट से जो भी अगर स्टिमुलस मिलेंगे तो उनका रिस्पॉन्स करना, उनके साथ इंटरेक्ट करना, वो कहलाता है कॉन्शियसनेस। और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे छोटा होकर के चाहे कॉम्प्लेक्स छोटे यूनिसेलुलर यूकैरियोट, प्रोकैरियोट से लेकर के कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट क्यों ना हो, उसमें भी आपको कॉन्शियसनेस देखने को मिलेगा। कॉन्शियसनेस मतलब होता है इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करना, उसके साथ इवॉल्व होना, उसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस। देखो कॉन्शियसनेस तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगी, ये तो इसका डिफाइनिंग कैरेक्टर है, शो है, ये तो बहुत ज़्यादा स्पष्ट है। लेकिन एक होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब सेल्फ कॉन्शियसनेस ये किस में देखने को मिलेगी? ये ओनली ह्यूमन से मिलेगी। सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होती है? अवेयर ऑफ हिमसेल्फ। अवेयर ऑफ हिमसेल्फ मतलब खुद को समझने की क्षमता, खुद को समझना। अपन ह्यूमन्स हैं, अगर अपन अपने आप को समझ सकते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नाम है, आगे जाके क्या बनूंगा, ये सब सोच सकते हैं, लेकिन बाकी लोग इसको नहीं समझ सकते हैं, बाकी लिविंग्स। इसलिए सेल्फ कॉन्शियसनेस तो लिविंग्स का डिफाइनिंग कैरेक्टर है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस ये केवल और केवल ह्यूमंस के लिए ही है, वो ही इसके लिए बता सकते हैं। कॉन्शियसनेस आपको बता दिया कि इंट्रैक्शन होता है। अगर ह्यूमंस की बात करें तो ये थोड़ा वो हो जाता है। एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल लिख रखा है कि जो कोमा में पड़ा पेशेंट होता है, उसके हार्ट और लंग्स को चलाने के लिए मशीन काम कर रही हैं, उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस बंद है, तो क्या उसे लिविंग कहेंगे? हाँ लिविंग कहेंगे, क्योंकि उसमें कॉन्शियसनेस है, अभी वो इंटरेक्ट कर रहा है, जीवित है, लेकिन उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, वो अपने बारे में सोच नहीं सकता है। तो एनसीईआरटी ने बाद में लिखा है कि इंट्रैक्शन ये डिफाइनिंग कैरेक्टर की बात नहीं है कि डिफाइनिंग कैरेक्टर तो ये 5 ही हैं, बाकी उनमें से भी ये 2 नहीं है डिफाइनिंग कैरेक्टर तो है लेकिन डिफाइनिंग नहीं है, उनमें ये 3 हैं। और 3 में भी अगर आपको पूछे कि सबसे ज़्यादा कौन सा है, देखो ये कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि सबसे ज़्यादा कॉन्शियसनेस के बाद में मेटाबॉलिज्म, सबसे ज़्यादा कॉन्शियसनेस होगा, फिर उसके बाद में मेटाबॉलिज्म होगा, और मेटाबॉलिज्म के बाद में आपको मिलेगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे ज़्यादा कॉन्शियसनेस, फिर मेटाबॉलिज्म, फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये इसके डिफाइनिंग कैरेक्टर्स होते हैं। बाकी ये 2 तो इतने ज़्यादा डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। इंट्रैक्शन, एनसीईआरटी बोलती है कि जो अपन लोग काम करते हो अपना काम नहीं है, जो अपन शरीर कर रहे नहीं, ऑर्गन सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन का काम है, ऑर्गन सिस्टम का भी नहीं है, टिश्यू के बीच में होने वाला इंटरेक्शन है, टिश्यू का भी नहीं है। टिश्यू जो काम कर रहा है वो सेल का काम है, सेल का भी नहीं है, सेल में होने वाले इंटरेक्शंस का काम है। तो सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनेलीज हैं, उनके बीच में जो इंटरेक्शन चल रहे हैं
उनसे होने वाले काम अपने शरीर का काम होता है, इसलिए उसको इंट्रैक्शन बोला गया है। लास्ट में एनसीईआरटी बोलती है कि बायोलॉजी, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं समझना भी चाहिए कि बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी को डिफाइन करती है, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ। स्टोरी ऑफ लाइफ, हाँ, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर स्टोरी जो अपनी थी कि अपन लोग कैसे बने, इसको अपन पढ़ना समझना, ये ही जीव विज्ञान बायोलॉजी है। एक और चीज़ लिखती है स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, कि एवोल्यूशन कैसे हुआ लाइफ का, ये समझना ही क्या है, एक बायोलॉजी है। और बोलती है कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कोई भी हो, ये आपस में कॉमन जेनेटिक मटेरियल के साथ आपस में जुड़ा हुआ होता है, लेकिन उनमें कुछ थोड़ा सा वेरिएशन होता है। जब हम लोग पढ़ते हैं 0.1% का क्या देखने को मिलेगा, वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो अपना एक पार्ट जो यहाँ तक का था, जो एनसीईआरटी में था भी नहीं, लेकिन मैंने बता दिया क्योंकि ये समझना होता है, इसके बिना अपन आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ये बता दिया है। बाकी इसका अगला पार्ट आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। और अगर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, अगर आप चाहें तो इस फ्लो चार्ट को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आप चाहो तो एक एक एनसीईआरटी की लाइन को मैं डिफाइन करूँ, आप कमेंट में मुझे बताओ कि अगर आपको एक एक लाइन डिफाइन करनी है तो मैं किताब लेकर के आपको एक एक लाइन भी डिफाइन कर दूंगा, उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, उसके लिए आप कमेंट कर देना। और इसका अगला पार्ट जल्द ही आ जाएगा। नमस्कार।